अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। मेरा नाम है उस्मान ज़फ़र और आज हम एक और यूट्यूब की वीडियो शूट कर रहे हैं, अनदर पॉडकास्ट। तो लास्ट ईयर मैंने एमबीबीएस इन टर्की से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक स्टूडेंट से उसकी लाइफ के रिलेटेड डिस्कस करा था। तो अगर वो अपनी वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पे ऊपर आई के बटन पे पॉपअप करी होगी, तो आप देख सकते हो। तो इस बार मैंने सोचा कि हम टर्की, तो बच्चे आना चाहते हैं एमबीबीएस के लिए, लेकिन थोड़ा सा यूएस वगैरह की वजह से वो कहते हैं कि हमें यूएस के बगैर कोई ऐसी कंट्री हो जहाँ पे हम जा सकें। तो मैंने सोचा कि कोई और कंट्री जैसे चाइना के अलावा रशिया एक अच्छा ऑप्शन रहता है स्टूडेंट्स के लिए, तो हम रशिया के बारे में थोड़ा सा सर्च करें। तो मेरी एक फेलो कंटेंट क्रिएटर है, तो उनसे मेरी बात हुई कि वो मेरे यूट्यूब चैनल पे आएँ और अपना एक्सपीरियंस जो है रशिया में वो सारा शेयर करें। तो सबसे पहले तो उनको इनवाइट करते हैं। हेलो गार्गी, कैसी हैं आप? हेलो। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा गार्गी, इंडिया दिल्ली से हैं। सबसे पहले तो आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें कि आप क्या कितना अर्सा हो गया आपको रशिया में और सब चीज़ें। मैं 6 इयर्स के कोर्स के लिए आई थी 2017 में, तो अभी मेरा फाइनल ईयर चल रहा है। तो बेसिकली हम्म। ऑलमोस्ट क्वार्टर टू 6 इयर्स हो गया है मुझे रशिया में पढ़ते हुए। और मैं सही। यहाँ पर क्रीमिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, सिम्फेरोपोल में, जो क्रीमियन फेडरल यूनिवर्सिटी के अंडर आती है। सही सही। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्योंकि अभी जो रशिया में यूक्रेन और ये वॉर चल रही है, तो वहाँ पे सिचुएशन कैसी है, मतलब कि आजकल स्टूडेंट के लिए कैसा है, अगर कोई आता है तो इन्वायरमेंट वगैरह। अगर आप पॉलिटिकल सिचुएशन देखेंगे तो पॉलिटिकल सिचुएशन तो काफ़ी अच्छी नहीं है, क्योंकि न्यूज़ वगैरह में भी सब आता रहता है। लेकिन हम्म। जब मैं यहाँ पर रह रही हूँ तो एज सच लाइफ पर ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं है। हम जैसे पहले रह रहे थे वैसे ही रह रहे हैं। लेकिन हम्म। सैंक्शंस काफ़ी ज़्यादा लगी हुई हैं, और इन्फ्लेशन भी पास्ट 2 इयर्स में बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है। तो वो थोड़ी थोड़ी हम्म। चीज़ें हैं। जब से मैं यहाँ पर आई हूँ, यहाँ पहले से ही सैंक्शंस लगी हुई थी क्रीमिया में। तो हम्म। पैसे वगैरह निकालना, अपनी कंट्री से मंगवाना थोड़ा सा टास्क हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। कुछ ऐप्स हैं, उनसे निकल जाता है, और यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो हेल्प कर देते हैं। तो ओवरऑल थोड़ा सा सिचुएशन है कि आपको सोचना पड़ता है। काफ़ी सारे ऐप्स और वेबसाइट्स नहीं चलते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। बट वैसे लाइफ बहुत नॉर्मल है अभी तक। सही सही। तो बेसिकली इस वीडियो में हम सिर्फ रशिया की स्टडी नहीं, साथ में हम टर्की की स्टडी को भी कंपेयर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम एडमिशन प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं कि एडमिशन का क्या सीन है, देन हम वीज़ा प्रोसेस, और देन लास्ट में हम एक्सपीरियंस से रिलेटेड बात करेंगे। तो सबसे ओके। पहले तो एडमिशन का क्राइटेरिया से रिलेटेड हम बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप टर्की में आते हो एमबीबीएस करने के लिए इंडिया से या पाकिस्तान से, तो आपको यहाँ पे योस देना पड़ता है पब्लिक सेक्टर में अप्लाई करने के लिए। तो ओके। वहाँ पे अगर आप मेडिसिन में अप्लाई करना चाहो तो कोई टेस्ट होता है, एंट्री टेस्ट, या आपको बगैर टेस्ट के एडमिशन मिल जाता है? ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। पहले तो आपको हम्म। पता होगा कि ए, बी और सी तीन टाइप की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। ए टाइप हम्म। यूनिवर्सिटीज़ बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ कंसिडर होती हैं, जो इंग्लिश मीडियम में आप पूरा अपना 6 इयर्स एजुकेशन परस्यू कर सकते हैं। बी टाइप सही। बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जो आप 3 इयर्स हम्म। इंग्लिश में पढ़ते हैं, 3 इयर्स आपको रशियन में पढ़नी होती हैं। वो भी एक्सेप्टेड हैं, एटलीस्ट इंडिया में तो सही है। एक्सेप्टेड हैं। और सी टाइप यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो पूरा करिकुलम रशियन में ही होता है, तो जनरली वो अवॉइड की जाती हैं, वहाँ एडमिशन लेने के लिए मना करते हैं। तो अब जो टेस्ट है, हमारी यूनिवर्सिटी ए यूनिवर्सिटी में आती है, और यहाँ पर आने के बाद एक टेस्ट होता है। सही ऐसे आप जो। कह सकते हैं ओरल वाइवा टाइप टेस्ट होता है, उसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट्स टेस्ट किए जाते हैं। लेकिन वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। अगर आपने अच्छे से अपनी बेसिक हायर एजुकेशन परस्यू की है तो आप बहुत आराम हम्म। से वो टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। और बाकी और यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर टेस्ट भी नहीं होता है। सो बेसिकली यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करेगा। सही। तो मतलब कि ये जो टेस्ट होता है वहाँ पे आने के बाद कंडक्ट होता है, ऐसे हाँ ही है? जी, हाँ जी, आने के बाद स- होता है। सही हो गया। तो अब
ड्यूरेशन ऑफ स्टडी मतलब कितनी है, इंटर्नशिप्स मिला के आपको कितना साल लगता है वहाँ पे एमबीबीएस में? पूरा 6 इयर्स का कोर्स होता है और ऐसे अलग से इंटर्नशिप यहाँ पर करने की ज़रूरत ऐसे नहीं होती है। हम अपनी कंट्री में वापस जाके इंटर्नशिप करते हैं, लेकिन यहाँ हम्म। पर समर प्रैक्टिस होती है, तो वहाँ पर या तो आप अपनी कंट्री में या फिर यहाँ पर किसी हॉस्पिटल में आप 1 महीना 21 डेज़ कुछ ऐसे प्रैक्टिस आपको करनी पड़ती है हर साल के एंड में। सही, तो मतलब कि 6 ईयर है यहाँ पे हाँ जी, रशिया में। सिक्स सिक्स इयर्स है। तो अगर हम टर्की की बात करें तो टर्की में भी अराउंड 6 ईयर है, लेकिन टर्की में एक और सीन होता है लैंग्वेज का। तो जैसे अब रशिया में लैंग्वेज कोर्स करना पड़ता है आपको, अगर क्योंकि यहाँ पे अगर आप पब्लिक सेक्टर में आते हो ना तो आपको लैंग्वेज करना पड़ता है फर्स्ट ईयर, इवन दो आप इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में क्यों ना हो। यहाँ पर भी रशियन पढ़नी पड़ती है। वो करिकुलम में एडेड ही होती है, मतलब जैसे आपके कोई और सब्जेक्ट्स होते हैं वैसे ही आपका एक सब्जेक्ट रशियन होता है। फर्स्ट 2 इयर्स आपको पढ़नी होती है हम्म, और पढ़नी होती है। उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। वो बेसिकली आपको कम्युनिकेट करने के लिए सिखाया जाता है और उसका मेन फोकस फर्स्ट ईयर में ये होता है कि आप बेसिक कन्वर्सेशन कर पाएँ, आपको यहाँ पर रहने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और सेकेंड ईयर में होता है कि आप पेशेंट के साथ कैसे इंटरैक्ट करेंगे, तो उस टाइप का वो 2 इयर्स में कराते हैं, लेकिन साथ साथ पढ़ाई चलती है। ऐसे अलग से लैंग्वेज कोर्स करने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे अवेलेबल हम्म। है कि अगर आप चाहें तो 1 साल का कोर्स होता है, पथवाक करके वो कोर्स होता है, आप कर सकते हैं। 8 मंथ्स का कुछ होता है, लेकिन इट्स सही है। नॉट कंपल्सरी। सही हो गया, सही हो गया। अच्छा, इसके अलावा ये पूछना था कि आप वहाँ पे पब्लिक सेक्टर में पढ़ रहे हो, तो हाँ जी। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में फ़ी का क्या सीन है? पब्लिक सेक्टर कितना एक्सपेंसिव है और कितना उसकी रेंज करती है फ़ीस, और प्राइवेट सेक्टर की कितनी? रशिया वैसे अफोर्डेबल उसमें ही आता है। जो फीस होती है एज़ हम्म। कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ काफ़ी अफोर्डेबल है। हम्म। और मोस्टली प्रेफर करते हैं कि आप पब्लिक सेक्टर में ही एडमिशन लीजिए, ना कि प्राइवेट सेक्टर हम्म। में। तो मैं प्राइवेट सेक्टर के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ, सही। क्योंकि मैंने पब्लिक में ही एनरोल किया है और उसी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाली थी। जहाँ तक फ़ीस की बात है, पहले काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हुआ करती थी। मतलब जब मैंने हम्म। एनरोल किया था तब 2000 या $2500 पर एनम के अप्रॉक्स फीस होती थी, और हर ईयर कुछ 4% या कुछ इंक्रीज़ होती है फ़ीस। अभी करेंटली सही है। कुछ $4000 पर ईयर ऐसे चल रही है, पोस्ट दिस वॉर सीन एंड एवरीथिंग। थोड़ा इन्फ्लेशन आया है, सही है। तो तो फीस भी आप वहाँ बढ़ पे गई सेल्फ है। फाइनेंस पे पढ़ रहे हो, ऐसे ही है? हाँ जी। अच्छा, तो वहाँ पे स्कॉलरशिप भी होती है, क्योंकि जैसे टर्की में अगर आप आना चाहो तो स्कॉलरशिप पे भी आ सकते हो। यहाँ पे टर्की ब्रुसलारी स्कॉलरशिप होती है, तो वहाँ पे कोई स्कॉलरशिप है जिसके नहीं, बेस पे आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो पर एमबीबीएस के लिए? रशियन स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल है। ऐसे आप फॉरेन स्टूडेंट हो तो स्कॉलरशिप पे नहीं आ सकते हो, मतलब हाउ टू पुट इट सही है। करेक्टली, कि बेसिकली स्कॉलरशिप का कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम नहीं होता है जैसे टर्की में यॉस हम्म। होता है। ऐसा यहाँ पर कोई हम्म। प्रोविज़न नहीं है ऐसे एग्ज़ाम का। लेकिन अगर आप बाकी यूनिवर्सिटीज़ का नहीं बता सकती, लेकिन अगर आप अच्छा हम्म। परफॉर्म करते हो और आप काफ़ी अच्छे मार्क्स लेकर आते हो, तो हाँ, कुछ प्रोविज़न हो सकता है। सही सही। तो अभी अगर हम बात करें तो इसके हिसाब से ये कि आजकल अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आते हो ए लिस्ट या बी लिस्ट में, उनकी फ़ी अराउंड 2000 से $3000 के अराउंड बनती है पर ईयर, ऐसे ही है? हाँ, ऐसा ही थोड़ा और ज़्यादा आई वुड से, समवेयर अराउंड डिपेंड थ्री करता है। थ्री टू फोर हम्म। थाउजेंड डॉलर्स 3 to 4,000। इस तरह अगर आप टर्की की बात करते हो तो टर्की में फ़ी आजकल जो है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ी है, तो 1500 से $2500 पर एनम पब्लिक सेक्टर में आपका होगा। और पब्लिक सेक्टर में यहाँ पे ये होता है कि आपको लैंग्वेज कोर्स करना पड़ता है फर्स्ट ईयर, वहाँ पे आपको जाके लैंग्वेज कोर्स कंपलसरी नहीं है। वो ये है कि आपके मतलब वो अलग से काउंट नहीं होगा कि फ़र्स्ट ईयर आपने सिर्फ लैंग्वेज कोर्स करना है। वहाँ पे ये है कि आपके कोर्सेज़ के साथ साथ आपका वो चलता रहेगा, और जो टोटल स्टडी का ड्यूरेशन है वो आपकी वहाँ पे 6 ईयर होगी और यहाँ पे 7 ईयर होती है। तो बाकी अगर आपने देखना है कि वो एग्रीगेटेड है तो आप देख सकते हो WHO की वेबसाइट पे, और आपकी जैसे
पाकिस्तान में पीएमसी होता है, वहाँ से आप देख सकते हो कि वो रिकग्नाइज है। इसी तरह इंडिया में जो होता है अथॉरिटी होगी, वहाँ से आप देख सकते हो कि आपकी यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज है कि नहीं। तो इसके अलावा एक और थिंग कि वहाँ पे आपको कोई टेस्ट नहीं देना पड़ता, एक ओरल टेस्ट होता है जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हो। लेकिन टर्की में अगर आपने आना है तो टर्की में आपको यूएस के बेस पे मतलब आपका एडमिशन होता है किसी भी प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में, और मेरिट बेस्ड होता है। इसके अलावा एक ये चीज़ होती है कि कितने मार्क्स आपको चाहिए, मतलब मिनिमम कितने मार्क्स आपके होने चाहिए तो आपका चांसेस होते हैं कि आपको एडमिशन मिल जाए। मिनिमम 60% आपका होना चाहिए एग्रीगेट साइंस में, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। सही, तो मिनिमम 60%, सेम यहाँ पे भी मिनिमम 60% होने चाहिए आपके। लेकिन यहाँ पे अगर आप आगे अप्लाई करते हो तो योस काफ़ी मैटर करता है। सो आप जो और अपनी फ़ी है। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, ये फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो में 60% होने के साथ साथ फॉर इंडियंस आपको जो नीट अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम होता है वो क्वालिफाइड भी होना चाहिए। पहले ये कंपलसरी नहीं था, लेकिन अब कुछ रिसेंट ईयर्स में ये कंपलसरी हो गया है कि आपको उसमें क्वालिफाई होना चाहिए। नीट नीट जैसे अब इंडिया में पाकिस्तान में एमटी कैट होता है, तो आई थिंक कि अगर उनने कंपलसरी करा है इंडियन के लिए तो पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने एमटी कैट करा होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं, तो आप अगर आप एमटी कैट करते हैं, ईटा टेस्ट होता है जो कि आप पाकिस्तान से करते हो, या जो नम्स में आप टेस्ट करते हो, वो वाले टेस्ट काउंट किए जा सकते हैं। अगर वो आप करते हो तो आपकी प्रोफाइल थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो इसके अलावा जो आप फ़ी पे करते हो, तो आप एनुअली करते हो या सेमेस्टर वाइज करते हो? दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, सेमेस्टर वाइज भी पॉसिबल है और ईयरली भी पॉसिबल है। सही सही। तो उसके अलावा एक तो अब जब मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि अगर आप चाइना जाते हो तो वहाँ पे जो आप फ़ी पे करते हो उसके अंदर आपकी अकोमोडेशन भी होती है। लेकिन टर्की में ऐसा है कि आपकी फ़ी अलग है, आपके अकोमोडेशन के एक्सपेंसेस अलग होते हैं। तो वहाँ पे जो आप मतलब फ़ी पे करते हो, लेट्स सपोज आप $2000 पे कर रहे हो, तो उसके अंदर आपका अकोमोडेशन भी आता है या वो सिर्फ आपकी ट्यूशन फ़ी होती है? नहीं, ये सिर्फ ट्यूशन फीस है, अकोमोडेशन अलग से होता है और वो भी बहुत वेरीड है। डिपेंड करता है कि हम्म। आपका कितना सीटर रूम है या फिर आपका हॉस्टल यूनिवर्सिटी के पास है या दूर है, उस हिसाब से वेरी करता है वो। तो आप वहाँ पे हॉस्टल में रहते हो या इस तरह कोई अपने अपार्टमेंट में कोई रूम वगैरह, शेयर्ड अपार्टमेंट, या क्या सीन है? यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल में ही रहता है, अकोमोडेशन हॉस्टल में। बाहर भी रह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट हम्म। ये फिर आपको रजिस्ट्रेशन का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। अगर आप बाहर रहते हैं तो आपको खुद से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उसमें यूनिवर्सिटी हेल्प नहीं करती है। तो और सही अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो फिर यूनिवर्सिटी पूरा रजिस्ट्रेशन का सब मैनेज करती है। सही हो गया। तो मतलब जब आप वहाँ पे पहुँचते हो तो यूनिवर्सिटी आपको पहले बता देती है कि आपके पास ये अकोमोडेशन की जगह हैं, हमारे हॉस्टल्स हैं, आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो। हाँ जी। तो वहाँ पे अगर हम इस तरह एक्सपेंसेस की बात करें तो मतलब कि आपकी हॉस्टल फ़ी हो गई, आपका फूड एक्सपेंसेस हो गया, ट्रैवलिंग का हो गया, तो मंथली आप कितना खर्च करते हो अराउंड? हॉस्टल फीस का मैं अलग से बताती हूँ कि मैं हम्म। रूबल्स में बताती हूँ क्योंकि डॉलर में मुझे उतना आइडिया नहीं है अभी। सही, आप रूबल्स में आई बता दो, यहाँ पे डॉलर्स पे आता रहेगा साथ में कि कितने डॉलर्स थे। रूबल्स में कुछ आई थिंक 10,000 रूबल्स से लेकर हम्म। अबाउट 1.5 लाख रूबल तक का रेंज है। सही है। डिपेंड करता है कि आपको 2 सीटर रूम मिलेगा, 3 सीटर, 4 सीटर, या फिर ओल्ड हॉस्टल में, न्यू हॉस्टल में, उससे डिपेंड करता है कि हम्म। आपकी हॉस्टल की फ़ीस क्या होगी। और लिविंग एक्सपेंसेस पहले तो काफ़ी अफोर्डेबल था, तो 10,000 रूबल्स के अंडर में आप इजीली सरवाइव कर सकते थे। लेकिन अभी आई वुड से कि मिनिमम 10, 15, 18,000 रूबल्स तक आपको लग जाएगा पर मंथ, बिकॉज इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हो गई है और हर चीज़ की प्राइस बहुत ही ज़्यादा स्काई रॉकेट कर रही है। ऐसा ही है, इन्फ्लेशन तो पूरी दुनिया में। और ट्रैवलिंग के लिए वहाँ पे ट्रैवलिंग कार्ड्स होते होंगे आई गेस स्टूडेंट्स के लिए? ट्रैवलिंग के लिए स्टूडेंट कार्ड्स नहीं है, जैसे इस्तांबुल में इस्तांबुल कार्ड वगैरह होता है, हाँ। यहाँ पर ऐसा सीन नहीं है। हम्म। लेकिन आपका जो बैंक का कार्ड होता है, आप यहाँ पर अपना बैंक हम्म। अकाउंट बनवाएंगे तो आप डायरेक्टली कार्ड से, वही सेम कार्ड से पे कर सकते हैं बसेस में। सही।
सही हो गया। तो एक जनरल आप मुझे एस्टिमेट दे दो कि स्टूडेंट का इतना एक्सपेंस होता है मंथ का रूबल्स में, एवरेज, इंक्लूडिंग हॉस्टल। इंक्लूडिंग हॉस्टल फ़ी। इंक्लूडिंग हॉस्टल फीस आई वुड से, अगर मैं थोड़ा लोअर साइड पे ही रखूँ तो 15 to 20,000 रूबल्स लग जाएगा, थोड़ा लोअर टू मिड ओके। बजट में। और फिर वो अपने ऊपर है कि आप उसे कितना लाविश बनाना चाहते हैं या फिर थोड़ा और उसको मीगर हाँ करना चाहते हैं। हाँ, वो आपकी लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है। वो आपकी अब लाइफ यहाँ स्टाइल पे पे डिपेंड करता है। ऐसे अब टर्की में ये है कि अगर आप मुझसे पूछते हो तो नॉर्मल इस्तंबुल जैसी सिटी होगी, एनकरा जैसी बड़ी सिटीज़ में आपके 4 से 5,000 लीरा पर मंथ आपका खर्चा होगा, और अगर थोड़ी सी छोटी सिटी होगी तो 3,000 से 4,000 टर्किश लीरा। और रशिया में ये है कि आपके एक नॉर्मल स्टूडेंट का 15 से 20,000 रूबल, वो यहाँ पे आ रहा होगा कितने डॉलर्स बन रहे हैं आप देख सकते हो बाद में। तो ये सीन है। इसके अलावा एक और कंसर्न होता है, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी भी वहाँ पे लोग रहते होंगे, तो वो फूड के हवाले से होता है कि हलाल फूड इजीली अवेलेबल है वहाँ पे रशिया में, हाँ, या थोड़ा सा। अवेलेबल अवेलेबल है। वो पैकेट्स के ऊपर लिखा हुआ होता है। कुछ कुछ जगह अवेलेबल ऐसे नहीं होता है, मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सही मतलब। कॉन्शियसली डिसाइड करेंगे, हम्म, कॉन्शियसली देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। सही। क्योंकि वो फूड का हमेशा रहता है हम लोगों को। टर्की में ये एक चीज़ रहती है कि भाई हलाल फूड का कोई इशू नहीं है। नहीं, काफ़ी तो इजीली अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा। कुछ कुछ जगह जैसे नहीं लिखा होता है तो फिर वहाँ से अवॉइड करते हैं। मेरे कुछ सही हैं है। फ्रेंड्स जो मुस्लिम हैं, हम्म, तो मिल हम्म, जाता है। इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। सही है। तो लास्ट में हम ये भी एक कि स्टैंडर्ड कैसा है एजुकेशन का रशिया में, आपने अगर इंडिया के साथ कंपेयर करो वहाँ पे आपको कैसा लगा है, एक्सपीरियंस कैसा रहा है, और स्टैंडर्ड कैसा है? ये एक बहुत जनरल क्वेश्चन है, तो मैं इसे टू पार्ट में आंसर करना चाहूँगी। अ, हम्म, जब हम इंडिया से निकलते हैं किसी और कंट्री में एजुकेशन के लिए, फॉर एग्जांपल रशिया, तो लोगों का एक थोड़ा मिथ होता है कि वहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उतना अच्छा नहीं है, और हम्म, जो स्टूडेंट्स हैं वो मे बी उतने केपेबल नहीं है, इसीलिए वो अपनी कंट्री छोड़ के किसी और कंट्री में जा रहे हैं कि सीट्स अवेलेबल नहीं थी और वो अपनी कंट्री में नहीं कर पाए। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ आई वुड से कि हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ उतनी अच्छी नहीं हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। तो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसा होगा। और सेकंड पार्ट में अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूं, तो आई वुड से कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी है। इंडिया से मैं बेटर कंसिडर करूंगी हम्म, काफ़ी सारे पॉइंट्स में। सिर्फ एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू में मैं बोलूँगी कि हाँ, इंडिया का प्रैक्टिकल नॉलेज बेटर होगा एज़ कंपेयर टू जो यहाँ का है, बिकॉज नंबर ऑफ़ पेशेंट्स वहाँ पर ज़्यादा हैं और नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल्स भी ज़्यादा हैं, अगर मैं एरिया वाइज बात करूँ तो वो मैं बोलूँगी कि सही है। इंडिया का सच में काफ़ी अच्छा है। लेकिन एजुकेशन वाइज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है थ्योरी के ऊपर, और जो यहाँ पर पैटर्न है, सिलेबस जो है वो फार बेटर है एज़ कंपेयर टू द इंडियन करिकुलम। तो दोनों साइड से देखा जाए तो मैं बोलूँगी कि कंपेरेबल ही है इंडिया और रशिया का एजुकेशन। कोई कहीं पर ज़्यादा बेटर है और कोई किसी और मामले में ज़्यादा बेटर है। अ, तो आई वुड से कि सही है। कंपेरेबल है, बट हाँ, रशिया का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन काफ़ी अच्छा है। ऐसे ही है। और मोस्टली हमारी कंट्रीज से, मतलब पाकिस्तान से, इंडिया, बांग्लादेश से, जब भी हम बाहर जाते हैं तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि हमें एक्सपोजर मिले बाहर जाके, क्योंकि वो जो हम लैक कर रहे होते हैं अपनी कंट्रीज़ में। तो आपके इंटरनेशनल वहाँ पे स्टूडेंट्स भी होंगे, फ्रेंडशिप्स हुई होंगी और कम्युनिकेशन हुई होगी, तो वो एक्सपोजर भी मिल रहा होता है आपको समहाउ। हाँ, ऑफ तो कोर्स। इसके अलावा आपके एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं, एमसीक्यूज़ बेस्ड होते हैं या रिटर्न होते हैं? क्योंकि टर्की में एमसीक्यूज़ बेस्ड होते हैं, तो वहाँ पे कैसे होते हैं? यहाँ पर मिक्स्ड है। हम्म, मुझे पाकिस्तान का उतना आइडिया नहीं है, लेकिन इंडिया में जैसे जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो कम्प्लीटली रिटन बेस्ड होते हैं, क्वेश्चन पेपर एंड आंसर फॉर्म में। हम्म, यहाँ हम्म, पर थोड़ा यूनिक पैटर्न होता है, तो वाइवा बेस्ड होते हैं मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स। आपको सबको, वाइवा हर बेस्ड स्टूडेंट होते को हैं। एक यूनिक क्वेश्चन पेपर मिलता है।
हर बच्चे का वेरिएंट अलग होगा। और फिर ओके। हम चाहे तो लिख सकते हैं लाइक रफ पेपर पर, लेकिन मोस्टली वर्बल एग्जाम्स होते हैं। तो बेसिकली आप टीचर के साथ इंटरैक्ट करते हैं, उस तरीके से आप एग्ज़ाम देते हैं। और उसमें एमसीक्यूज भी हो सकते हैं और थ्योरी क्वेश्चन भी हो सकते हैं, और मोस्टली थ्योरी क्वेश्चन और एमसीक्यू मिक्स होते हैं। सही। और इंटरेस्टिंग। जो मार्किंग स्कीम है वो 5 पॉइंट स्केल पर है। सो 5 पॉइंट बेसिकली स्केल पे। आपको ओके। 5 मिलेगा तो एक्सीलेंट मार्क, 4 मिलेगा तो वेरी गुड, 3 तो सेटिस्फैक्ट्री, और 2 अनसेटिस्फैक्ट्री। सही। यहाँ पे ये है कि 100 नंबर क्या आपका मतलब एम सी क्यूज़ बेस्ड होता है, और 60 ओवर अगर आप ले आते हो तो कंसिडर किया जाता है कि आप पास हो एग्ज़ाम में। तो बाकी इसके अलावा अब हम वीज़ा प्रोसेस पे बात करते हैं। एडमिशन क्राइटेरिया सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। तो अब आप अप्लाई करते हो, जब आपका एक्सेप्टेंस लेटर वगैरह आ जाता है तो मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं, और कितनी बैंक स्टेटमेंट आपने उस टाइम पे शो करवाई थी, और वगैरह वगैरह। बहुत इजी प्रोसेस है स्टूडेंट्स के लिए रशियन वीज़ा के लिए अप्लाई करना। सिर्फ आपको आपका पासपोर्ट चाहिए होता है, हम्म। इनविटेशन लेटर, कुछ हम्म। फोटोग्राफ्स वगैरह, HIV सर्टिफिकेट चाहिए होता है, HIV रीसेंट सर्टिफिकेट। HIV सर्टिफिकेट। और ओके। बैंक स्टेटमेंट आई थिंक पेरेंट्स की दिखानी पड़ती है, बट उसमें ऐसा कोई हम्म। अमाउंट का फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, जैसे टर्की में दिखानी होती है या और यूरोपियन कंट्रीज़ हम्म। में दिखानी होती है। तो वो बस आप हम्म। पेरेंट्स की शायद 3 मंथ्स की आपको स्टेटमेंट दिखानी होगी, दैट्स इट। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर ओके। होता है, और अगर आप किसी कंसल्टेंसी या एजेंसी के थ्रू कराएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका वीज़ा लग के आ जाएगा। सही। तो आपने कितने की मतलब बैंक स्टेटमेंट शो करी थी जब आपने अप्लाई करा था? मे बी अराउंड 3, 4 और 5 lakhs, not more, ओके। but I'm उसका not ये कि sure. अगर आप रशिया में मतलब इंडियन रुपीज़ में अगर हम देखें तो टर्की का आपको अराउंड 5 to 6 लाख अगर आप शो करवाते हो तो अच्छी वो होती है। और रशिया में अगर 3 to 4 लाख मतलब अराउंड 5 लाख, वो बेसिकली होता है क्या बैंक स्टेटमेंट वो आपके देखना चाहते हैं आपके मतलब एनुअली एक्सपेंस या मंथली एक्सपेंस आपके कितने हैं, उस हिसाब से आप एक अपना अकाउंट में उतने पैसे जमा करवा लो उस हिसाब से। और आई थिंक कि अगर आप 5 से 6 लाख इंडियन रुपीज़ और 10 से 12 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ अपने बैंक में शो करते हो तो एक अच्छी खासी बैंक स्टेटमेंट होती है। तो वीज़ा प्रोसेस में कितना टाइम लगता है? मतलब अगर मैं टर्की की बात करूँ तो वीज़ा प्रोसेस में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 to 2 मंथ में आपका वीज़ा हो जाता है। तो वहाँ पे कितना टाइम लग जाता है वीज़ा प्रोसेस होते हुए? ऐसे ही अप्रॉक्स 1, 1.5 month, 2 months मैक्स। तो बाकी चीज़ें तो अब हमने डिस्कस कर ली, हमने एडमिशन क्राइटेरिया डिस्कस कर लिया, वो कंपेयर कर लिया, वीज़ा प्रोसेस भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं आपका जो एक्सपीरियंस रहा है सो फार। मेरे ख्याल से आपको 3rd ईयर है रशिया में, तो सो फार कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा, और क्या चीज़ें आपने वहाँ पे नई नई एक्सप्लोर करी, तो चीज़ें आप हमारे साथ शेयर कर सको। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, आई वुड से। मतलब बहुत ही ज़्यादा मैंने इंडिपेंडेंस फील की है बाहर रहकर। हम्म। कुछ चीज़ें हैं ऊपर नीचे हर जगह होती हैं, कोई भी जगह परफेक्ट नहीं होती। तो थोड़ा हम्म। बहुत खाने में लगता है, मैं इंडियन फूड बहुत मिस करती हूँ। खाना ओके। हमें खुद बनाना होता है, ऐसा कोई इंडियन मेस या कुछ ऐसा नहीं है एक, लेकिन वो टेस्ट वाली बात होती है वो नहीं है, तो आपको मोस्टली ऐसा ही सब है। खुद ही खाना बनाते हैं, तो वो थोड़ा हम्म। मिस करती हूँ। बाकी सब मुझे अच्छा ही लगता है, कभी कभी घर की याद आती है, वो हर कंट्री का है। और रशिया ऐसे ही है। कैसे थोड़ा जो कल्चर है, कल्चर ऑफ रशिया इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम आर इंडियन और पाकिस्तानी कल्चर। तो वो हम्म। थोड़ा पॉइंट लगता है कि आप कुछ चीज़ मिस कर रहे हो। तो हाँ, अगर मैं एक कोर्स करने के लिए आई हूँ, उस ड्यूरेशन में रहना इज़ ओके, बट आई कांट थिंक कि मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम रह जाऊँ या यहाँ पर सेटल हो जाऊँ, तो वो पॉइंट मुझे लगता है। अदरवाइज इट्स अ गुड प्लेस टू स्टडी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ रियली नाइस। बहुत एक्सपोजर मिलता है, आप अलग अलग कंट्री के लोगों से मिलते हो, आपका पर्सपेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होता है, एंड यू ग्रो एज अ पर्सन when you study outside of सही है। your native country.
तो ऑल इन ऑल इट जो वाज अ वेरी गुड एक्सपोजर, ग्रेट एक्सपीरियंस। एंड जो कोई भी बाहर आना चाहता है पढ़ने के लिए, दे शुड डेफिनेटली थिंक ऑफ ग्रैबिंग दिस अपॉर्चुनिटी। वो आपके करियर के लिए और एजुकेशन के लिए एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रूव होगी। अच्छा, क्लास में एक टिपिकल क्वेश्चन जो कि हमारी देसी फैमिलीज में होता है कि रशिया इज़ सेफ फॉर गर्ल्स, वहाँ पे गर्ल्स को कैसे एक्सपीरियंस, क्योंकि जब भी कोई बच्चा होता है, मतलब लड़कों का तो होता है ठीक है चलो भेज देते हैं, लड़कियों के लिए थोड़ा सा कंसर्न होते हैं माँ बाप। तो रशिया में कैसा है लड़कियों के लिए? सेफ है, आई वुड से काफ़ी सेफ है। हम्म। आई वुड से कि मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो इट्स सेफर देन माय ओन नेटिव प्लेस। यहाँ पर हम हम्म। काफ़ी लेट नाइट तक अगर हम पार्क में घूम रहे हैं या अपना काम कर रहे हैं, इट्स प्रिटी मच ओके। कोई ऐसे आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा कोई, और कोई आपको परेशान नहीं करेगा। बट हाँ, हमें अपने खुद के प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं कि 11 बजे अगर ऐसे। आपका हॉस्टल का बंद होने का टाइम है तो आप टाइमली 10:30 11 तक तो एटलीस्ट आप वापस आ जाओ। तो अगर आप हम्म। अपने प्रिकॉशंस लेते हैं तो आई डोंट थिंक कि गर्ल्स के लिए कोई भी प्रॉब्लम है यहाँ पर। मैंने कोई ऐसा इतना 5.5-6 साल में कोई केस भी नहीं सुना है कि किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो या किसी का एक्सपीरियंस बुरा रहा हो। सो इट्स प्रिटी सेफ फॉर गर्ल्स है। सही है। तो लास्ट में आप कोई मैसेज देना चाहो स्टूडेंट्स को कि अगर वो आप रशिया कंसिडर करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी तरफ जो मेजर इशू होता है वो ये होता है कि आप जब सेल्फ फाइनेंस पे पढ़ते हो तो अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर उसके बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, वो फिर कोई दूसरे ऑप्शंस कंसिडर करना चाह रहे होते हैं, टर्की का, चाइना का या रशिया का। तो लास्ट में आप क्या मैसेज दोगे स्टूडेंट्स का, जो कि मतलब कभी कभी होता है ना कि हमारी तरफ कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, तो बच्चे पॉइंट से रह जाते हैं और थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, और वो चाहते हैं कि हमें जो अपने ड्रीम्स हैं उनको पूरा करने के लिए किसी और कंट्री में अगर जाना हो तो थोड़ा डर भी होता है कि यार हम कैसे जाएंगे, कैसे करेंगे। तो लास्ट में क्या मैसेज दोगे आप स्टूडेंट्स को? मैसेज मैं यही देना चाहती हूँ कि अगर आपके अंदर सच में वो पैशन है, वो ज़ील है कि आप अपनी ड्रीम पूरा करना चाहते हो, तो आपको करनी चाहिए। आपको हम्म। अगर दूसरी कंट्री में भी वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आपको ग्रैब करनी चाहिए। बहुत अलग ओके। एक्सपीरियंस होता है, आप अपनी कंट्री में पढ़ते हो तो आपको अलग फील होता है और बाहर पढ़ते हो तो अलग फील होता है, और हर जगह के प्रोज ऐसे एंड ही। कॉन्स होते हैं। तो अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी माइंडफुली सिलेक्ट करते हो कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देख के और जो भी आपका एक्सपेंसेस हैं वो सब देख के, आपको कोई ना कोई तो यूनिवर्सिटी ऐसी मिल जाएगी जो आपके बजट में और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को सब सूट कर रही होगी। तो डेफिनेटली आपको बाहर आना चाहिए, एक अलग एक्सपोजर मिलता है, एक लाइफ ऑफ इंडिपेंडेंस आप जी सकते हो, आप रिस्पॉन्सिबल बनते हो। बाहर हम्म। आना डिफ़िकल्ट है, इट्स नॉट दैट ईजी। बहुत हम्म। डिफ़िकल्ट डिसीजन होता है ये, बट अगर आप अच्छे से सब चीज़ प्लान करोगे तो इट विल बी वर्थ इट। सही। बेसिकली यही है कि शुरू में थोड़ा सा टफ होता है, फर्स्ट 2 मंथ्स आपको एडजस्ट करने में थोड़ा इशू होता है, लेकिन लेटर ऑन आप एडजस्ट कर लेते हो और आपके न्यू फ्रेंड्स बनते हैं, न्यू कम्युनिटी में आप ग्रो करते हो, मतलब उठना बैठना होता है, एक्सपोजर मिलता है आपको। और वेदर आप टर्की कंसिडर कर रहे हो या रशिया कंसिडर कर रहे हो, मैंने यहाँ पे हमने पूरा कंपैरिजन करा है, रशिया के भी बताया कि यहाँ पे कितने एक्सपेंस होते हैं, टर्की के कितने एक्सपेंस हो सकते हैं। और थ्रू आउट द वीडियो अगर कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। और आई होप कि आज की वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। और मैं गार्गी का भी चैनल नीचे मेंशन कर रहा हूँ, तो आपने वहाँ पे जाके उनका क्या बोलते हैं चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और इसके अलावा आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई, अगर पसंद आई तो मेक श्योर टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब लाजमी करना है। एंड एज ऑलवेज आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द नेक्स्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम। और गार्गी एपिसोड करेंगे आज, तो पीस पीस आउट पीस गार्गी, आउट। पीस आउट।